नमस्कार दोस्तों। हम क्लास 7 के सोशल साइंस में जो ज्योग्राफी के चैप्टर से हमने उसको शुरू किया था। हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा था और आज हम चैप्टर नंबर 2 जिसमें मौसम के बारे में जो जानकारी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में जो हमारी जो चर्चा है वो इन 2 महत्वपूर्ण सवालों के इर्द-गिर्द होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम अपने आसपास के मौसम का आकलन किस प्रकार से करते हैं। उससे पहले हम समझेंगे मौसम क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि मौसम की जो भविष्यवाणियाँ हैं कि कब भारी वर्षा होगी, कब तूफान आएँगे, कब हीट वेव आएगा। तो ये सारी भविष्यवाणियाँ किस प्रकार से हमारी सहायता करती है। तो आज की जो हमारी चर्चा है, वो इन्हीं 2 सवालों के इर्द-गिर्द रहने वाली है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़े, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बारे में और इसके तत्वों के बारे में। दोस्तों, मौसम क्या है? तो किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष समय में पृथ्वी की जो वायुमंडलीय दशा होती है, हम उसको मौसम कहते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में दोपहर के 2 बजे किस तरीके का मौसम है, किस तरीके की वायुमंडलीय दशा है, हम इसको मौसम कहते हैं। ठीक बात है? तो मौसम जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए हमें बताती है जानकारी। जो मौसम है वो किसी स्थान विशेष की होती है। अब मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को हम मौसम कहते हैं। तो अभी सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल की दशा से हमारा क्या मतलब है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों तरफ का वायु का एक परत है, जो हमारे पृथ्वी को घेरे रहता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे चारों तरफ हमारे पृथ्वी के घेरे हुए हैं। तो जो पृथ्वी के वायुमंडल है, उसमें कई सारी परतें हैं। जैसे एक केक में देखेंगे कि आप बहुत सारी परतें होती हैं, उसी तरीके से हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में भी कई सारी परतें हैं। पृथ्वी के सबसे निकट वाली परत को हम क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर कहते हैं और यही वो क्षेत्र है जहाँ पे हम सभी जीव जंतु रहते हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने प्राणी हैं, मानव सहित वो सभी निवास करते हैं और हम सभी श्वास लेते हैं। तो क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी का एक ऐसा मंडल है जहाँ पे जीवन का अस्तित्व है। इसके बाद इस परत में लगभग जो जितनी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं हैं, वो इसी क्षोभ मंडल में घटित होती है। तो क्षोभ मंडल का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तो क्षोभ मंडल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये पृथ्वी की सतह से 6 से लेकर 18 किलोमीटर तक विस्तृत है। दरअसल हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो आप देखेंगे विषुवत रेखा है और ध्रुव है। तो यहाँ पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई अलग-अलग होती है। जो विषुवत रेखा है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, उसको मैं ई से लिख देता हूँ और जो ध्रुव है, जिसको मैं पी से लिख देता हूँ पोल। तो इक्वेटर के आसपास गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक बात है। अब गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जब हवा यहाँ पे गर्म होती है, तो हवा ज़्यादा ऊँचाई तक उठ जाती है। इस वजह से जो क्षोभ मंडल की ऊँचाई है, वो आप देखेंगे विषुवत रेखा के पास लगभग 18 किलोमीटर तक चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हवाएँ ज़्यादा ऊपर तक चली जाती हैं। तो जो संवहन तरंगे हैं, संवहन तरंगों के बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की वजह से क्षोभ मंडल का विस्तार विषुवत रेखा पर ज़्यादा होता है। वहीं पोल पर तापमान कम होता है, तो हवाएँ या फिर यूँ कहें कि संवहन तरंगे उतनी ऊँचाई तक नहीं जा पाती। तो पोल पर जो आप देखेंगे क्षोभ मंडल की ऊँचाई है वो कम ही होती है, लगभग 6 किलोमीटर के आसपास ही होती है। और आप अगर 18 और 6 इन दोनों का औसत निकाल दें, तो आपको 14 या 15 किलोमीटर की जो क्षोभ मंडल है उसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्षोभ मंडल की ऊंचाई अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग क्यों होती है, ये आपने समझ लिया होगा। ध्रुवों पर मैंने आपको बताया कि क्षोभ मंडल की जो है परत वो पतली होती है, क्योंकि ध्रुवों पे संवहन तरंगे ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाती और इसका कारण क्या है कि ध्रुवों पे गर्मी ज़्यादा नहीं होती है। अब क्षोभ मंडल के अलावा हमारे देश में आप देखेंगे कि हम माफ़ कीजिएगा, हमारे पृथ्वी के ऊपर और भी कई सारी परतें हैं जिसमें हम आगे विज्ञान की कक्षाओं में अपनी अध्ययन करेंगे। तो मौसम का वर्णन करने के लिए हम कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मौसम गर्म है, मौसम ठंडा है या वर्षा हो रही है, मौसम में बादल घिरे हुए हैं, है ना? मौसम आर्द्र है, बर्फीला है, तूफ़ानी है। तो मौसम का वर्णन करने के लिए जब हम इन सारे सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके माध्यम से हम मौसम के अलग-अलग तत्वों को परिभाषित करते हैं। हम अलग-अलग तत्वों का अनुभव करते हैं। यहाँ पे पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसकी परतों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल है, जिसकी जो सीमा होती है हम उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। फिर आपको समताप मंडल देखने को मिलेगा, फिर आपको ओज़ोन परत भी हमारे वायुमंडल में एक बहुत महत्वपूर्ण परत के रूप में दिखती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने मौसम को समझा कि वायुमंडलीय दशाओं को मौसम जो है वो किसी भी स्थान विशेष के किसी विशेष समय में वायुमंडलीय दशाओं को बताता है। उसके बाद फिर हमने वायुमंडलीय दशाओं के बारे में समझा, ये समझा कि वायुमंडल क्या होता है, उसमें कई सारी परतें होती हैं। अब हम बात करते हैं मौसम के तत्व के बारे में कि मौसम के हम किन तत्वों का इस्तेमाल करके जो भविष्यवाणी है वो करते हैं।
तो मौसम के तत्व में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा तापमान, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। तापमान से हमें ये पता चलता है कि वायुमंडल कितना गर्म है या कितना ठंडा है। उसके बाद दूसरा है वर्षण, इसको हम इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वर्षण में जल के वो सभी रूप शामिल होते हैं जो हमें सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं। इसमें हमें द्रव के रूप में वर्षा भी देखने को मिलती है, इसमें हिम भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ कभी हमें सहिम वृष्टि यानी कि बर्फ के साथ वर्षा, बर्फ भी गिरती है, यानी ओले पड़ना, ये सब चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो आकाश में जो आकाश से पृथ्वी पे गिरते हैं। सहिम वृष्टि का मतलब होता है कि जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जमी हुई वर्षा, इसको हम स्नोफॉल कहते हैं। ठीक है? फिर इसके अलावा कभी-कभी आपको वर्षा के साथ-साथ बहुत बड़े-बड़े बर्फ के टुकड़े गिरते हुए दिखते हैं, जिसको हम ओला पड़ना कहते हैं। तो मौसम का दूसरा तत्व है वर्षण। तीसरा तत्व है वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस तरीके से जो हमने पढ़ा है कि प्रत्येक वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है हम उसको दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायु का वो दबाव जिसे हम पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं। हमारे ऊपर वायुमंडल का बहुत बड़ा दबाव होता है, और लेकिन इसके बावजूद हमारा शरीर जो है इस दबाव को इसलिए सह लेता है क्योंकि हमारे शरीर के बाहर का जो वायुमंडलीय दबाव है और हमारे शरीर के अंदर में जो दबाव है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए वायुमंडलीय दबाव हमको फील नहीं होता है। वायुमंडल का मौसम का जो चौथा तत्व है वो है पवन, यानी कि विंड। तो पवन और हवा में फर्क होता है। जो वायु होता है और पवन होता है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। हम गतिशील वायु को पवन कहते हैं, यानी कि पवन में गति होती है, इसमें गतिज ऊर्जा होती है, जबकि वायु पवन की तुलना में ज्यादा स्थिर होता है। तो इन दोनों में फर्क है। तो पवन जो है वो भी मौसम का एक तत्व है, क्योंकि वायु का संचलन होता है इसमें, और इसमें गति और दिशा दोनों होती है। इसके अलावा मौसम का एक और तत्व है आर्द्रता, जिसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं, और ये वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होती है। जलवाष्प क्या होता है? तो जल का गैसीय अवस्था जो होता है हम उसको जलवाष्प कहते हैं। दोस्तों, जब मैंने आपको साइंस पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि हमारे आसपास जो जल है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस रूप में भी पाया जाता है, द्रव रूप में भी पाया जाता है और गैस रूप में भी पाया जाता है। तो ठोस रूप में आप देखेंगे बर्फ के रूप में जल पाया जाता है, द्रव रूप में आप देखेंगे पानी के रूप में पाया जाता है, और गैसीय रूप में हमारे आसपास जल जो है वो जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो जल का जो गैसीय स्वरूप होता है हम उसको जलवाष्प कहते हैं, और वायु में जितनी जलवाष्प होती है हम उसी को आर्द्रता कहते हैं। तो मौसम के ये 5 तत्व हैं। इन्हीं 5 तत्वों से हम पता लगाते हैं कि मौसम में क्या बदलाव होने वाले हैं। इन्हीं पाँचों तत्वों का हम अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये विचार करने के लिए कहा गया है कि चेन्नई का कृष्णन कश्मीर में रहने वाले आमिर से वार्तालाप कर रहा है। कृष्णन कह रहा है कि पिछली रात की वर्षा के बाद चेन्नई में ठिठुरन हो गई है। आमिर पूछता है कि वहां कितनी ठंड है, तो कृष्णन आमिर को कैसे बताएगा कि चेन्नई में कितनी ठंड है। अब यहीं से निकल के आता है तापमान का कॉन्सेप्ट, कि तापमान को बता के जो कृष्णन है वो बताएगा कि यहाँ पे ठंड है या गर्मी है। अगर तापमान ज्यादा है मतलब गर्मी है, अगर तापमान कम है मतलब ठंडी है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि कृष्णन के लिए अपनी ठंडक की अनुभूति आमिर को समझाना तब तक कठिन है जब तक कि हम तापमान को मापने का कोई सर्वमान्य साधन नहीं ढूंढ ले। तो यही बात मौसम के जितने तत्व हैं उस पर भी लागू होती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं कि मौसम का जो तापमान है वो तापमान किस तरीके से हम करते हैं। तो प्राचीन काल से ही मनुष्य ने प्रकृति का बहुत ही ध्यानपूर्वक ऑब्जर्वेशन किया है, और मौसम के पूर्वानुमान हेतु कई सारे संकेतों को मानव ने पढ़ना सीखा है। जो पक्षी हैं, जब वो कम ऊंचाई पर उड़ते हुए उनको देखते हैं, अंडे ले जाती हुई चींटियां, या फिर आप देखेंगे जो गिलहरियां हैं जब वो मेवे एकत्रित करती है, मेढक तेज टरटराने लगते हैं। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, ये आने वाली वर्षा या तूफान के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। तो इन सारी घटनाओं के माध्यम से पहले जो प्राचीन मानव थे वो पूर्वानुमान लगाते थे कि मौसम में किस प्रकार से परिवर्तन होने वाला है। अब ये जो ज्ञान है वो आप देखेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया है। आज भी हमारे भारत के कई सारे भागों में लोग मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, विशेषकर मानसून के आगमन का पूर्वानुमान लगाते हैं। दोस्तों, इससे पहले के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पश्चिम भारत के जो भील समुदाय हैं, वो तारों की स्थिति का पता लगा के ये अंदाजा लगाते हैं कि मानसून का आगमन कब होगा। ठीक है? तो इस तरीके से जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो प्राकृतिक कुछ संकेत हैं, उन संकेतों के माध्यम से पहले भी मानव ने मौसम का पूर्वानुमान लगाया है, और वर्तमान समय में जब हम इतनी तकनीकी प्रगति कर चुके हैं, तो इस समय भी जो मौसम का पूर्वानुमान है वो अब ज्यादा थोड़ा सटीक हो गया है। तो प्रकृति के संकेतों के अवलोकन में मैंने आपको बताया कि चींटी जो है वो अपने अंडों को ऊंचे स्थानों पर ले जाती है। अब ये ऊंचे स्थानों पर ले जाने का मतलब ये होता है कि वर्षा हो सकती है। ठीक बात है। इसके अलावा पश्चिमी घाट के जंगल में जो वर्षा की संभावना में मेढक टरटराते हैं, तो मेढक के टरटराने से लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि बारिश हो सकती है ना? तो इस तरीके से हम प्राकृतिक संकेतों के माध्यम से भी मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन
पिछली कुछ शताब्दियों में वैज्ञानिकों ने मौसम के तत्वों को काफी सटीकता के साथ मापना सीख लिया है, काफी सटीकता सटीकता के साथ उनका निरीक्षण करना सीख लिया है। तो अलग-अलग जानकारियों के आधार पे जो मौसम विज्ञानी हैं, जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, वो ये अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि मौसम किसी भी प्रदेश में, किसी समय विशेष में कुछ घंटों या कुछ दिन तक कैसा मौसम रहेगा। ये वे कैसे करते हैं? क्या वो केवल आकाश को देख के अनुमान लगाते हैं? नहीं, उनके पास दरअसल कुछ आधुनिक उपकरण होते हैं और उन्हीं उपकरण के माध्यम से हम वो जो है वो मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं और हम उन्हीं उपकरणों में से आज कुछ का अध्ययन करने वाले हैं। तो मौसम मापन के उपकरण में सबसे पहले हम पढ़ते हैं तापमान के बारे में। ठीक है? अब तापमान के बारे में जब मैंने आपको क्लास 6 के साइंस की बुक में पढ़ाया था, तो तापमान को मापने के लिए हम एक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं तापमापी या फिर उसको हम थर्मामीटर कहते हैं, है ना? थर्मामीटर के भी मैंने अलग-अलग आपको टाइप बताए थे। मैंने आपको क्लिनिकल थर्मामीटर बताया था या डॉक्टरी थर्मामीटर बताया था, जो बुखार मापने में इस्तेमाल होता है। फिर मैंने आपको प्रयोगशाला थर्मामीटर बताया था, जो कि तापमान के अलग-अलग पैमानों में मापता है। इसका जो रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर तापमान को हम अलग-अलग यूनिट्स में भी मापते हैं। जैसे तापमान को सेल्सियस में भी मापते हैं, तापमान को फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, है ना? तो इस तरीके से क्लास 6 में जो हमने थर्मामीटर के बारे में जानकारी ली थी, वो जानकारी अब हमारे यहाँ पे काम में आने वाली है। तो तापमान मैंने आपको बताया कि उसको किस तरीके से मापा जाता है, तो थर्मामीटर के माध्यम से। थर्मामीटर भी कई प्रकार के होते हैं, जो कि कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास के परिवेश का तापमान मापते हैं, तो कुछ ऐसे थर्मामीटर होते हैं जो किसी दिन के अधिकतम तापमान को और किसी दिन के न्यूनतम तापमान को मापते हैं। ये जो थर्मामीटर होते हैं उसमें प्रायः रंगीन द्रव का इस्तेमाल किया जाता है और ये द्रव जब तापमान बढ़ता है तो द्रव ज़्यादा फैलने लग जाता है। अब आजकल डिजिटल थर्मामीटर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो एक तो ज़्यादा सटीक होते हैं और इसके अलावा जो आंकड़े होते हैं वो उसमें वो विविधता के साथ उसको दर्ज कर सकते हैं। तो वास्तव में जो तापमान का रिकॉर्ड है, वो कई सारे सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रह करने में किया जाता है। जैसे अगर आपको ताप सीमा का पता लगाना है, तो आप ताप सीमा का पता इस थर्मामीटर के माध्यम से लगा सकते हैं। ताप सीमा क्या होता है? तो ताप सीमा जो है, वो एक विशेष अवधि सामान्यतः जो कि 24 घंटे होती है। इसके दौरान अधिकतम तापमान में से जब हम न्यूनतम तापमान को घटा देते हैं, तो हमें ताप सीमा मिलती है। फिर हम जब औसत दैनिक तापमान निकालते हैं, तो उसके लिए भी हम दिन के अधिकतम और दिन के न्यूनतम तापमान का इस्तेमाल करते हैं। जब आप दिन के अधिकतम तापमान और दिन के न्यूनतम तापमान को जोड़ दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें। मान लीजिए कि अधिकतम तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमें उस दिन का औसत तापमान निकालना है, तो इन दोनों को प्लस करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 38 प्लस 24 आप देखेंगे कितना हो जाएगा? 62 हो जाता है। 62 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाता है 31 डिग्री सेल्सियस। तो दिन का औसत तापमान हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे आपको भारत के मौसम विज्ञान विभाग के बारे में जानकारी दी गई है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इस मौसम विभाग का आदर्श वाक्य है आदित्य जात जायते वृष्टि, जिसका मतलब होता है कि सूर्य से वर्षा होती है। अब सूर्य से वर्षा कैसे होती है, ये हमारे लिए समझने की ज़रूरत है। देखिए, वर्षा होने के लिए जलवाष्प का संघनन होना ज़रूरी है और जलवाष्प के संघनन होने के लिए जलवाष्प का धरती के पास से वायुमंडल में ऊँचाई पे पहुँचना ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया है कि गर्मी की वजह से जब सूरज की किरणें कहीं पे ज़्यादा लंबवत पड़ती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इस गर्मी की वजह से जो ज़मीन के पास की हवा है, वो हल्की हो जाती है और हल्की होके वो ऊपर उठने लगती है। तो जब ये हवा हल्की होके ऊपर उठती है, तो अपने साथ वाले जलवाष्प को भी ऊपर लेके जाती है। और मैंने आपको बताया है कि वायुमंडल में ऊपर जाने पे तापमान में कमी आती है। तो जब तापमान में कमी आती है, तो जो जलवाष्प इस हवा के साथ ऊपर गया है, उस जलवाष्प का संघनन शुरू हो जाता है क्योंकि तापमान में कमी आने की वजह से जलवाष्प जो है, वो धीरे-धीरे जल बूंदों के रूप में तब्दील होने लगता है। और फिर ये जल बूंद आप देखेंगे कि संघनित होके जो भारी होके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे गिरने लगते हैं और इसी को हम कहते हैं वर्षा। तो सूरज से वर्षा होती है। यहाँ पे जो आदित्य जात जायते वृष्टि इसका यही मतलब है और जो कि हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का आदर्श वाक्य है। ठीक बात है? तो यहाँ पे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है और सूरज से वर्षा क्यों होती है ये मैंने आपको समझाया। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मौसम को मापने के दूसरे उपकरण वर्षण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला उपकरण क्या था? तापमान। तापमान को हमने किस तरीके से मापा था? तापमापी से मापा था और इस तापमापी से माप माप के हमने मौसम का औसत जो तापमान होता है वो निकाला था। फिर औसत तापमान के अलावा आप देखेंगे जो ताप सीमा होती है, उस ताप सीमा को भी हमने निकाला था। तो ये सारी जानकारियाँ हमें तापमान से मिली। अब हम दूसरे उपकरण वर्षण के बारे में बात करने वाले हैं।
अगर आपको ये समाचार मिलता है कि किसी स्थान विशेष पर 30 मिलीमीटर वर्षा हुई, तो आखिरकार इसका क्या मतलब है? वर्षा को हम कैसे मापते हैं? देखिए, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम रेन गेज कहते हैं या इसको हिंदी में हम वर्षा मापी कहते हैं। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में ये कुछ सेंटीमीटर्स के मेजरमेंट के साथ यहाँ पे स्केल लगा हुआ है और इसमें एक आगे में कीप लगा हुआ है। इस कीप से होके बारिश का जो पानी है इसमें जाता है और जितने ऊंचाई तक ये जाता है, हम कहते हैं कि उतने मिलीमीटर तक वर्षा हुई और इसी को हम वर्षा मापी कहते हैं, रेन गेज कहते हैं। ठीक है? तो जब वर्षा होती है तब जल इसी संग्राहक कीप में गिरता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए और फिर वो बेलनाकार इस नली में जाके एकत्रित हो जाता है। तो अगर ऊंचाई 5 मिलीमीटर है तो हम ये कहते हैं कि किसी क्षेत्र में 5 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि वर्षा मापी से हम वर्षा कितनी हुई है इसका अंदाजा लगाते हैं। ठीक है? तीसरा जो मौसम मापने का उपकरण है वो है वायुमंडलीय दाब। देखिए, हमारा शरीर तापमान और वर्षा से भली-भांति परिचित है। तापमान में जब कोई कमी आती है या तापमान में जब हम बढ़ोतरी देखते हैं, तो ये हमारे शरीर को तुरंत एहसास हो जाता है। वर्षा आती है तो तुरंत हमें एहसास हो जाता है। लेकिन कभी-कभी आंधी-तूफान आने से पहले आपको ये ऐसा फ़ील होता होगा कि मौसम काफ़ी भारी-सा हो गया है। ये क्या है? ये वायुमंडलीय दबाव से संबंधित है, जो वायु के भार के द्वारा हमारे ऊपर और हमारे आस-पास लगाया जाता है। वायुमंडलीय दाब मैंने आपको बताया कि हमारे ऊपर जो वायु है, क्योंकि हमारे चारों तरफ वायु फैली हुई है, तो वायु के एक स्तंभ के द्वारा हमारे ऊपर जितना भार लगाया जाता है, जितना बल लगाया जाता है, हम उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है? तो वायुमंडलीय दबाव जो होता है, वो समुद्र तट के पास अधिक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है और जैसे-जैसे हम पहाड़ों की ओर ऊँचाई पर जाते हैं, यह कम होता जाता है। क्योंकि देखिए, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये अगर ये पृथ्वी का सतह है, तो यहाँ पे जो पास में है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के पास में थोड़ा-सा आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण की वजह से अब पृथ्वी की सतह के पास में वायु का ज्यादा बड़ा खंड होगा। लेकिन अगर हम ऊंचाई पे थोड़ा चले जाएं तो ऊंचाई पे जो हवा है उसके घनत्व में कमी आ जाती है, जो हवा की मात्रा है उसमें कमी आ जाती है। इसलिए ऊंचाई पे बढ़ने पे आप देखेंगे कि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। और कभी कभी जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव कम होने की वजह से आपको सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वायुमंडलीय दबाव का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो इसलिए समुद्र तट जो है वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव सबसे ज़्यादा होता है और जैसे-जैसे हम पहाड़ों की ऊँचाई पर जाते हैं, ये वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। तो जब हम कभी-कभी पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया कि पहाड़ों पर चूँकि वायु हल्की हो जाती है, उसके ऊपर जो वायु है उसकी मात्रा कम होने की वजह से वायु हल्की हो जाती है। इस वजह से वायु का दबाव कम हो जाता है और वायु का दबाव जब कम हो जाता है तो हमारे फेफड़ों के लिए जो उपलब्ध ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा भी घट जाती है। और रक्त में जब कम ऑक्सीजन जाता है तो हम अपने आप को हम हमारा जो शरीर है वो अब गतिशील बनाए रखने के लिए ज़्यादा परिश्रम करता है और हम थकान तुरंत महसूस करते हैं। तो यही कारण है कि कभी-कभी लोग जब ऊँचे स्थानों पर जाते हैं तो उनको साँस फूलने लग जाती है, उनको चक्कर आने लग जाते हैं या फिर वो थकावट आदि का अनुभव करते हैं। इसकी वजह ये है कि ऊँचाई पे जाने पे चूँकि वायु हल्की हो जाती है इसलिए उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है ऑक्सीजन के माध्यम से। तो ऑक्सीजन ही कम होगा तो हमारा शरीर उतनी ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पाएगा जितनी शरीर को ज़रूरत है, तो हम फिर थकावट महसूस करने लग जाते हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब आपको नहीं है कि वायुमंडलीय दाब नीचे के मैदानों में या तटों पर हमेशा ज़्यादा होता है। कभी-कभी आप देखेंगे कि ड्रामेटिकली जो वायुमंडलीय दबाव है वो गिर जाता है और इसे जो मौसम विज्ञानी हैं वो डिप्रेशन के नाम से जानते हैं या फिर इसको हम निम्न दबाव तंत्र या लो प्रेशर सिस्टम भी कहते हैं, जो कि कभी-कभी तूफान अथवा चक्रवात का रूप ले लेता है। अब इसका प्रोसेस ये है दोस्तों कि जब कहीं पे लो प्रेशर सिस्टम बनता है, मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बना, तो लो प्रेशर सिस्टम कहने का मतलब यहाँ की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा हल्की होके ऊपर उठ चुकी है, तो यहाँ पे एक खाली स्थान बन जाता है। अब इस खाली स्थान को भरने के लिए आस-पास से जितनी भी हवाएँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ पे आती है और तेज़ हवाओं को ही तो हम तूफान कहते हैं। और अगर ये तेज़ हवा अगर एक वृत्ताकार रूप ले लेती है, ऐसा सर्कुलर रूप ले लेती है तो हम इसी को चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात को बनने के लिए जो लो प्रेशर सिस्टम है उसका बहुत ही मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ये लो प्रेशर सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इस लो प्रेशर सिस्टम के चारों तरफ से हवाएँ आएगी। ठीक है, चारों तरफ से जब हवाएँ आएँगी, तो आगे मैं आपको कोरियोलिस फ़ोर्स का कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि कैसे हर गतिशील वस्तु पे कोरियोलिस फ़ोर्स काम करता है। तो जब ये चारों तरफ से हवाएँ इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आएगी, तो ये कोरियोलिस फ़ोर्स के प्रभाव में आने के कारण इस तरीके से गोल-गोल गति करने लगेगी और इसी से चक्रवात का निर्माण होता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जो आगे के चैप्टर्स हैं, हम उसमें ज़रूर पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पे बस इतना समझिए। तो इस तरीके से दोस्तों जो वायुमंडलीय दाब है वो भी मौसम को मापने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। अब सवाल ये उठता है कि हम वायुमंडलीय दाब को कैसे
कैसे मापें? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो उपकरण हम यूज़ में लाते हैं, हम उसको वायु दाब मापी कहते हैं। इसको हम बैरोमीटर कहते हैं, ठीक है? आपको ध्यान में रखना है। ये तापमापी यंत्रों की तरह वायु दाब मापी यंत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको तापमापी में बताया था ना कि थर्मामीटर अलग-अलग टाइप के होते हैं। कुछ डॉक्टर वाले थर्मामीटर होते हैं, तो एक प्रयोगशाला वाले थर्मामीटर होते हैं जिनका रेंज ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से जो वायुदाब मापी है, जो बैरोमीटर है, वो भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन जो बैरोमीटर है, वो सामान्यतः एक इकाई ही प्रदर्शित करते हैं और वो होता है मिलीबार। हम इसको एमबी में लिखते हैं। तो जो वायुमंडलीय दाब है, हम उसको मिलीबार में मापते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो समुद्र तट पर चूँकि वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा, तो मिलीबार का जो मान है, वो आप देखेंगे ज़्यादा होता है और ये समुद्र तट पर सामान्यतः जो वायुमंडलीय दाब होता है, वो 1013 मिलीबार होता है। तो 1000 मिलीबार से कम का वायुमंडलीय दाब मतलब कि निम्न दाब होने का संकेत है ये, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे हमने वायुमंडलीय दाब को समझा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की यात्रा करते समय जो भी व्यक्ति यहाँ की यात्रा करते हैं, उनको ये सलाह दी जाती है कि वे शरीर के पर्यानुकूलन के लिए मार्ग में विश्राम करें। यानी कि शरीर को मतलब ज़्यादा थकान ना हो, इसके लिए वो थोड़ा-सा आराम कर ले। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ऊंचाई पर हम जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दबाव दबाव है, वो कम हो जाता है और कम होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। तो हमारे शरीर को जितनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हम जल्दी थक जाते हैं। इसलिए ऐसा उनको सलाह दी जाती है कि वो जब भी ऊँचाई वाले स्थानों की यात्रा करें, तो जितना हो सके वो बीच-बीच में विश्राम करते रहें। ठीक है? हमारे देश में बहुत सारे जो सैनिक हैं, वो बहुत सारी ऊँचाई वाले स्थानों पर भी अपनी सेवाएँ देते हैं। जैसे लद्दाख में आप देखेंगे खारदुंगला जो पास है, वहाँ पे जाके अपनी सेवाएँ देते हैं। ये स्थान दोस्तों समुद्र तल से 5600 मीटर से भी अधिक ऊँचाई पर है। तो आप ये कल्पना कीजिए कि यहाँ पे रहना कितना कठिन है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे देश के सैनिक हैं, वो लगातार वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को दाँव पे लगाते हैं। वहाँ ऑक्सीजन का स्तर इतना कम है कि वायुमंडलीय दाब लगभग 6000 मिलीबार हो जाता है। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर 1000 मिलीबार से अगर वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो हम उसको निम्न दाब की श्रेणी में रख देते हैं। अब यहाँ पे वायुमंडलीय दाब 650 मिलीबार पहुँच जाता है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो जीवन जीने की परिस्थितियाँ हैं, वो कितनी मुश्किल हैं। तो ये हमने बात करी वायुमंडलीय दाब के बारे में। अब हम मौसम के एक और उपकरण पवन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों पवन क्या है? तो गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं, यानी कि जो ब्लोइंग एयर होता है हम उसको विंड कहते हैं। उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर वायु का प्रवाह ही पवन कहलाता है। पवन जो है वो हमेशा आप देखेंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति करता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर इसलिए क्योंकि लो प्रेशर जहाँ पे होता है वहाँ पे एक खाली स्थान बन जाता है और इस खाली स्थान को भरने के लिए आसपास से जो हवाएं हैं वो बहुत तेजी से इस स्थान की तरफ आती है। तो पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले क्षेत्र की ओर बहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ अपने दिमाग में बिठा लिया, तो जो पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी है, वो आप बहुत आसानी से समझ पाएँगे। बहरहाल, जब हम पवन की बात करते हैं, तो हम गति और दिशा पवन के 2 महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखते हैं। यानी कि पवन में गति भी होती है और पवन की अपनी एक दिशा भी होती है। ठीक बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन जो है वो मौसम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और मौसम का पूर्वानुमान लगाने में पवन की गति और पवन की दिशा ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो वायुयान चालक हैं, जो नाविक हैं, जो कि समंदर में या जल में जो है जहाज को चलाते हैं, वो भी पवन संबंधी आंकड़ों की जानकारी बहुत आसानी से इकट्ठा करते हैं और उनके लिए पवन की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि पवन जो है वो उड़ानों में और नौकायन में इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर आप मान लीजिए कि पवन की गति इस तरफ है और वायुयान इस तरफ जा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है वायुयान को बहुत परेशानी होगी, उनका फ्यूल जो है वो ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो अगर इस हवा के साथ वायुयान गति करे, तो इसलिए हम देखेंगे ऐसा कि एक तो वायुयान में जो फ्रिक्शन है वो उनको बहुत कम झेलना पड़ेगा, हम फ्यूल का बचाव कर लेंगे इससे और इसके अलावा जो खतरा है, पवन के विरुद्ध जाने पे जो खतरा था, वो खतरा भी खत्म हो जाता है। आप देखेंगे कि लगभग 1000 ईस्वी के आसपास जब मानसून की खोज हुई थी, तो मानसून की खोज में जो अरब से नाविक हमारे यहाँ पे आते थे, वो इसी मानसून की हवा के साथ-साथ आते थे ताकि वो क्या करते थे, जब मानसून की गति इस तरीके से होती थी, लाल सागर से जो जो गति है, वो हमारे गुजरात के तट की तरफ हो जाती थी, तो वो इसी हवा के साथ अपने जहाज़ को शुरू करते थे और फिर गुजरात के तट पे पहुँच जाते थे। तो मानसून का इस्तेमाल करके, हवा की गति का इस्तेमाल करके और हवा की दिशा का इस्तेमाल करके, पुराने समय में भी जो प्राचीन नाविक हैं, वो हमारे देश में आते रहे हैं, अलग-अलग महादेश से, अलग-अलग देश से।
तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि जो पवन की दिशा है और पवन की जो गति है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा जो किसान है वो भी पवन की दिशा का प्रयोग आने वाली वर्षा की दिशा का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो तीव्र गति वाली पवन है वो मिट्टी के जल्दी सूखने का कारण भी बन जाती है, तो इस वजह से भी किसानों के लिए जो पवन की गति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि हम पवन की दिशा को और पवन की गति को मापते कैसे हैं? तो पवन की दिशा को मापने के लिए हम उसकी गति को मापने के लिए एक दिक्सूचक यंत्र जिसको हम विंड वेन कहते हैं, उसमें घूमने वाला एक फलक होता है, जिससे जिसके एक छोर पर आप देखेंगे एक पॉइंटर होता है और दूसरे छोर पर पूंछ पूंछ होती है। तो जब पवन बहती है तो पूंछ पर धक्का मारती है और तब सूचक पवन की दिशा में मुड़ जाता है। इससे ये जो यंत्र है ये मंद पवन में भी प्रतिक्रिया देता है और पवन की दिशा हमें बताता है। तो पवन की दिशा की जानकारी के लिए हम विंड वेन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है विंड वेन की तस्वीर। ठीक बात है। तो ये इस तस्वीर के माध्यम से आप समझिए, इसको हम कहते हैं पवन की दिशा को मापने वाला यंत्र। इसके अलावा पवन की गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक बात है। ये आप देख सकते हैं, ये दिशा बताएगा और ये बताएगा, एनीमोमीटर है ये पवन की वेग को बताता है, पवन की गति को बताता है। हवाई अड्डों पर जो वात दिक्सूचक यंत्र होती है जिसको विंड शॉक कहा जाता है, उसके माध्यम से जो वायुयान चालक है जब उड़ान भरते हैं तो पवन की दिशा का ये संकेत देता रहता है कि पवन किस तरीके से, पवन की दिशा क्या है। इस तरह जो वात शंकु है उनका उपयोग राख और गैस निस्तारित करने वाले उद्योगों में भी किया जाता है ना। तो पवन की गति और दिशा को मापने के लिए जो सबसे सरल उपकरण है वो है पवन वेग मापी, जिसको हम कहते हैं एनीमोमीटर। अब एनीमोमीटर से कई बार पीसीएस में सवाल डायरेक्टली पूछा गया है, तो इसलिए जब भी हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो हमें एनसीईआरटी में जो छोटे-छोटे फैक्ट्स दिए रहते हैं, उन पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के फैक्ट से सीधे-सीधे सवाल हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो इस एनीमोमीटर में 3 या 4 धातु के प्याले होते हैं, जो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर घूमते हैं। पवन जितनी तेज बहती है उसका घूर्णन उतना ही तेज होता है। तो जो तल पर लगा हुआ मीटर है वो ये गिनता है कि पवन वेग मापी एक निश्चित समय में कितनी बार घूमता है। ठीक है। और इसकी वजह से अब जो कितनी बार घूम रहा है ना, एक निश्चित समय में, उसके माध्यम से पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में मापा जा सकता है। तो पवन की दिशा और पवन की गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको घर लेके जाना है, आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। मौसम के मापने के उपकरण में पांचवा जो हमारा उपकरण है वो है आर्द्रता। अभी तक हमने किसके बारे में बात की? अभी तक हमने बात की तापमान के बारे में, अभी तक हमने बात की वर्षण के बारे में, अभी तक हमने बात की वायुमंडलीय दबाव के बारे में, और फिर अभी हमने बात की पवन के बारे में। और अब हम बात करने वाले हैं मौसम को मापने के पांचवें उपकरण आर्द्रता के बारे में, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प है उसी की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। तो जो हमारी मौसम को मापने की सूची थी उसमें अंतिम तत्व क्या है? आर्द्रता है, जो कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को बताता है। ये तापमान, पवन, वायुदाब और स्थान जैसे कारकों पर निर्भर करती है। तापमान और आर्द्रता में क्या संबंध है? पवन और आर्द्रता में क्या संबंध है? वायुदाब और आर्द्रता में क्या संबंध है? किसी स्थान का अक्षांश, मतलब किस स्थान पे हम हैं, उस स्थान का उस आर्द्रता के साथ सीधा-सीधा संबंध होता है। कैसे होता है? अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, कोच्चि और जयपुर कहाँ पे अधिक आर्द्रता होने की संभावना है, इसके बारे में अगर हम सोचें, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र के निकट होने के कारण कोच्चि में जयपुर की तुलना में अधिक आर्द्रता होगी, क्योंकि जल का अगर स्रोत आस-पास हो, तो हम देखते हैं कि आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी जो है, वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर जल का स्रोत आस-पास होगा, तो वहाँ पे गर्मी की वजह से जो जलवाष्प है, वो जलवाष्प जल्दी बन जाएगा, है ना? जो जल है उसका वाष्प में परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोच्चि और मैंगलुरु के बीच भी आर्द्रता की तुलना करनी हो तो हम इसी तरीके से करते हैं। तो आर्द्रता को मापने के तरीकों को सीखकर हम कई सारे प्रश्नों का ज़्यादा सटीकता से जवाब दे सकते हैं कि किस जगह पे आर्द्रता कितनी होगी, किस जगह पे आर्द्रता कम होगी या ज़्यादा होगी। तो आगे बढ़ने से पहले जब मैंने आपको जल की अवस्था वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से आर्द्रता को मापते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप क्लास 7 की एनसीईआरटी को फॉलो करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है? तो देखिए, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जब जल वाष्पित होता है तो वो शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक बात है। इसके अलावा यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक है तो जल धीरे-धीरे वाष्पित होगा, और ऐसा सामान्यतः वर्षा के दिनों में होता है। यानी कि वायु की जो आर्द्रता है वो सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में हम मापते हैं। यदि वायु में बिल्कुल भी जल वाष्प नहीं होगी, जो कि प्राकृतिक परिस्थितियों में असंभव है, तो उसमें 0% आर्द्रता होगी। जबकि जलवाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है।
तो व्यावहारिक रूप में शुष्क मौसम में जो आर्द्रता है वो 20 से 40% होती है और आर्द्र मौसम में सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 80% होती है। अब देखिए ये जो सापेक्षिक आर्द्रता का कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे के चैप्टर्स में जब हम वर्षण पढ़ेंगे, वर्षा का जो प्रोसेस होता है उसको पढ़ेंगे, तो फिर हम वहाँ पे समझेंगे कि कैसे सापेक्षिक आर्द्रता इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन आखिरकार हम आर्द्रता को कैसे मापते हैं? अब यहाँ पे ये जो बातें दी गई है कि वायु में अगर जल की मात्रा पहले से ही अधिक है, तो फिर जलवाष्प धीरे-धीरे वाष्पित होगा। अब यहाँ पे जो तापमान और आर्द्रता के बीच का संबंध है, वहाँ पे हमने 6th क्लास में समझा था। तो मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आप उस वीडियो को एक बारी जाके ज़रूर देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है? तो सब हम यहाँ पे हमने ये सीखा कि वायु की आर्द्रता को हम सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में मापते हैं और ये सापेक्षिक आर्द्रता 0 से लेके 100 तक होती है। हालाँकि 100 होना और 0 होना जो है वो प्राकृतिक परिस्थितियों में असंभव है, क्योंकि वायुमंडल में कुछ न कुछ मात्रा में जलवाष्प हमेशा रहती है, 0 कभी भी आर्द्रता नहीं हो सकती, ठीक है? और जो जलवाष्प से संतृप्त वायु है, उस संतृप्त वायु की आर्द्रता होती है 100%, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर इस 100% से ज़्यादा जलवाष्प किसी भी वायु में आ जाएगी, तो फिर हम देखते हैं वहाँ पे वर्षा होना शुरू हो जाता है। कैसे होता है? ये हमारे आगे का सब्जेक्ट है। तो जब हम ऐसी संख्याओं को कैसे मापते हैं जो कि आर्द्रता बताए, तो ये हम मापते हैं हाइग्रोमीटर के माध्यम से, या इसको हम आर्द्रता मापी भी कहते हैं। तो हाइग्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम आर्द्रता को मापते हैं। तो जिस तरीके से थर्मामीटर के अलग-अलग प्रकार थे, जिस तरीके से बैरोमीटर के अलग-अलग प्रकार थे, उसी तरीके से आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं जो उसी सिद्धांत पे काम करते हैं। अब खाद्य प्रसंस्करण जैसी अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं में आप देखेंगे आर्द्रता का मापन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आर्द्रता है तो खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादा जल्दी खराब हो जाती है ना? तो आर्द्रता को जो है वो इतना कम कर दिया जाता है कि खाने-पीने की चीज़ों को हम संरक्षित कर सकते हैं। जो फ्रिज है, फ्रिज में भी इसी कॉन्सेप्ट पे खाने को प्रिज़र्व किया जाता है कि उसमें आर्द्रता जो होती है उसको बिल्कुल ही कम कर दिया जाता है। तो संग्रहालयों में भी आप देखेंगे आर्द्रता की निगरानी की जाती है, क्योंकि जो संग्रहालय में प्रदर्शित की जाने वाली वस्तु हैं, वो शुष्क वातावरण में ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकती हैं और आर्द्र वातावरण में उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो संग्रहालयों में आप देखेंगे आर्द्रता जो है उसको बार-बार मापा जाता है और वहाँ पे मौसम जितना शुष्क हो, उतना शुष्क बनाए रखने की कोशिश की जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मौसम के जितने भी उपकरण को हमने अब देख लिया। हमने मौसम को मापने के जो उपकरण थे उसमें हमने तापमान के बारे में बात की, उसमें हमने वर्षण के बारे में बात की, उसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के बारे में बात की, उसमें हमने पवन के बारे में बात की और लास्ट में हमने आर्द्रता के बारे में बात की। ठीक बात है? वायुमंडल में अगर आर्द्रता ज़्यादा है, तो हम देखते हैं बारिश होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है? तो इस तरीके से हमने इन 5 तत्वों को देखा जो कि वायुमंडल को मापने में हमारी सहायता करते हैं। अब हम बात करते हैं मौसम केंद्र के बारे में यानी वेदर स्टेशन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी विशेष स्थान और समय पर मौसम को मापने के लिए कई सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो मौसम केंद्र में भी ये सभी उपकरण लगे हुए होते हैं जिससे मौसम का आकलन किया जाता है, मौसम को ट्रैक किया जाता है। सभी उपकरणों की मापों का जो अध्ययन है वो अलग-अलग अंतराल पे हम निकालते रहते हैं और मौसम का मानचित्रण करते रहते हैं और मौसम के पूर्वानुमान में ये मानचित्रण हमारी सहायता करता है। अब देखिए 2 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे कि मौसम के स्टेशन होते हैं जो एटमॉस और एक तो होता है ऑटोमेटिक यानी स्वचालित मौसम केंद्र और दूसरा होता है कि मैन्युअली उसको किया जाता है। स्वचालित मौसम केंद्र एक ऐसा स्वचालित तंत्र होता है जहाँ पे जो मौसम के आंकड़े हैं जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता है, वायु की गति है, पवन की दिशा है ना? फिर उसके बाद आप देखेंगे वायुमंडलीय दाब है, इन सबको मापने और दर्ज करने के लिए अलग-अलग सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन केंद्रों का उपयोग जो है वो कृषि के लिए, विमानन के लिए, पर्यावरणीय निगरानी आदि में व्यापक रूप से किया जाता है। तो चूंकि ये स्वचालित मौसम केंद्र है इसलिए ये मानवीय हस्तक्षेप के बिना इसमें सटीक और समयबद्ध मौसम की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समुद्र से 4800 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर सिक्किम में एक ग्लेशियर जो लेक था वहां पे स्वचालित मौसम केंद्र को स्थापित किया, जो कि आने वाले मौसम की परिस्थितियों के बारे में पूर्व जानकारी प्रदान करता है और इसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने मौसम केंद्र के बारे में बात की। अब हम समझते हैं मौसम के पूर्वानुमान के बारे में। देखिए, जो मौसम विज्ञानी होते हैं वो लंबे समय तक मौसम के केंद्र में जो अलग-अलग मौसम के तत्वों को मापने के उपकरण होते हैं, उनका उपयोग करके कई सारे आंकड़े एकत्रित करते हैं। वो इन आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद वो मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाते हैं।
तो पूर्वानुमान लगाने के लिए भी वो कई सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। आजकल आप देखेंगे कई तरीके की भविष्यवाणियाँ जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे जलवायु परिवर्तन की वजह से जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, जैसे सूखा है, बाढ़ है, चक्रवात है, इन सब की बारंबारता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। ये सारी जो मौसमी घटनाएँ हैं, वो अधिक होती जा रही हैं। तो ऐसे में ये जो मौसम की भविष्यवाणियाँ हैं, वो वर्तमान समय में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। यहाँ पे आपको भारत में मौसम की चेतावनी से संबंधित यहाँ पे अलग-अलग कलर में जो भारत के अलग-अलग क्षेत्र हैं उनको दिखाया गया है। जहाँ पे आपको रेड कलर दिख रहा है, जैसे यहाँ के क्षेत्र में देखें, आप यहाँ के क्षेत्र में देखें, रेड कलर का मतलब होता है कि चेतावनी की कार्रवाई करें, है ना? फिर उसके बाद आप ऑरेंज कलर देखें, ऑरेंज कलर का मतलब होता है कि सतर्क रहें, ऐसे जगहों पे हमें सतर्क रहने को बोला जाता है। फिर जो पी येलो है उसका मतलब होता है ध्यान दें, और ग्रीन कलर का मतलब होता है कि कोई भी यहाँ पे परेशानी की संभावना नहीं। तो इस तरीके से भारत में मौसम की जो चेतावनी है वो इन 4 कलर्स के माध्यम से जारी किया जाता है। आपने रेड अलर्ट का नाम सुना होगा, ग्रीन अलर्ट होता है, येलो अलर्ट होता है, ऑरेंज अलर्ट होता है। ये चारों अलग-अलग तरीके के माध्यम से जो कलर है, कलर के माध्यम से जो चेतावनी की गंभीरता है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। तो मौसम का जो सटीक पूर्वानुमान है, हमें ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में हमारी मदद करता है, जो घटनाएँ हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। अब इस पूर्वानुमान का स्थानीय सरकारों को संसाधन जुटाने में, किसी भी आपदा के लिए तैयार रहने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। उदाहरण के लिए यदि समुद्र में कोई तूफानी मौसम की आशंका है, तो जो मछुआरे हैं वो अपनी नावों को बाहर निकाल के ना ले जाएं, इस बारे में चेतावनी दी जाती है। या फिर अगर चक्रवात की आशंका है तो फिर पूरे तटीय क्षेत्र को खाली कराना पड़ सकता है। तो इस मौसम के पूर्वानुमान के माध्यम से हम मानवों को जो होने वाले नुकसान है या मानवीय संसाधनों को जो होने वाले नुकसान है, हम उस नुकसान में कमी ला सकते हैं, हम उस नुकसान को मिनिमम कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा भारत का जो मानचित्र अभी दिखाया था अलग-अलग कलर में, इसमें इसमें अलग-अलग जो है मौसम के चेतावनी के अलग-अलग कलर्स थे, और कहाँ पे ज़्यादा जो मौसम के घटनाओं की संभावना ज़्यादा है वहाँ पे हमने देखा। ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज क्या-क्या सीखा? हमने सीखा कि तापमान, आर्द्रता, वर्षण, पवन और वायुमंडलीय दाब, ये सभी मिलकर किसी स्थान विशेष पर जो मौसम है उसको परिभाषित करते हैं, और मौसम के इन्हीं उपकरणों के माध्यम से हम मौसम का पूर्वानुमान लगा पाते हैं। ठीक है? फिर हमने सीखा कि जब हम इन तत्वों की स्थिति को विशेष उपकरणों का उपयोग करके मापते हैं, जैसे तापमान को मापने के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, आर्द्रता को मापने के लिए हम आर्द्रता मापी या फिर हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, हम वर्षण को मापने के लिए वर्षा मापी का इस्तेमाल करते हैं ना। इसके अलावा आप देखेंगे जो पवन की गति होती है उसको मापने के लिए हम विंड वेन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग-अलग तत्वों जो कि मौसम के तत्व हैं उनको मापने के लिए हम अलग-अलग उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, और इन सब से प्राप्त जानकारी के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, जो हमें होने वाली हानि से बचा सकता है। ठीक है? इसके अलावा अलग-अलग परिस्थितियों में मौसम का कोई न कोई एक तत्व प्रमुख प्रमुख होता है। जैसे जुलाई में आप देखेंगे वर्षा होती है, मई और दिसंबर में जो तापमान है वो काफ़ी कम हो जा माफ़ कीजिएगा, मई और दिसंबर में तापमान काफ़ी प्रभावी होता है। मई में ज़्यादा तापमान होता है, दिसंबर में तापमान बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा चक्रवात के गतिशील होने पर जो वायुमंडलीय दाब है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। फिर गर्मियों में आप देखेंगे जो लू है, जिसको हम तेज़ चलने वाली गर्म और धूल भरी हवाएँ के नाम से जानते हैं, तो ये लू काफ़ी प्रभावी हो जाता है, जिसकी वजह से जंगल में आग फैलने लग जाते हैं, है ना? तो जंगल में आग के फैलते समय पवन भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे यहाँ पे अलग-अलग समय में और अलग-अलग परिस्थितियों में कोई न कोई एक तत्व जो कि मौसम का है, वो ज़्यादा प्रमुख हो जाता है। फिर मौसम का जलवायु से भी गहरा संबंध है, जिसका हम अगले अध्याय में बात करेंगे कि मौसम में और जलवायु में, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस सेशन के माध्यम से आपने मौसम के जो तत्व हैं, उन तत्वों को किन उपकरणों के माध्यम से मापा जाता है, और इन उपकरणों के माध्यम से जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, उन आंकड़ों का मौसम के पूर्वानुमान में किस हद तक इस्तेमाल किया जाता है, आपने इसको समझा होगा। तो इस तरीके से आज का ये जो हमारा सेशन है वो अ, बहुत ही अच्छे टोन के साथ खत्म होता है। बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे सीखी। हमने आर्द्रता मापी को हाइग्रोमीटर से मापा था। जो पवन वेग मापी है, पवन वेग मापी को हमने किससे मापा था? अ, माफ़ कीजिएगा। वर्षा मापी के लिए हमने रेन गेज को इस्तेमाल किया था, ताप मापी के लिए हमने थर्मामीटर को इस्तेमाल इस्तेमाल किया था, फिर वायुदाब के लिए हमने बैरोमीटर को इस्तेमाल किया था, जो पवन का वेग मापता है हम उसको एनीमोमीटर कहते हैं, तो एनीमोमीटर के माध्यम से हमने पवन की जो गति है उसको मापा था। तो इन सारे उपकरणों के बारे में हमने बात की, जिससे अक्सर आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछते हुए दिखते हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा सेशन खत्म होता है। जाने से पहले अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं आपसे अगले चैप्टर के साथ मिलूँगा जो कि हमारा ज्योग्राफी का क्लास 7 का लास्ट चैप्टर होगा। क्योंकि इस नई ज्योग्राफी के बुक में या सोशल साइंस की क्लास 7 की नई बुक में अलग-अलग जो सेक्शन है सोशल साइंस के, जैसे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इन सबको एक ही बुक में इंक्लूड कर दिया गया है। तो शुरुआत के जो 3 चैप्टर्स है वो आपके ज्योग्राफी के हैं। ज्योग्राफी के चैप्टर्स को खत्म करने के बाद मैं आपसे पॉलिटी के चैप्टर्स को शुरू करूँगा जो क्लास 7 का होगा। तो इस तरीके से हम धीरे-धीरे करके पूरी एनसीईआरटी की सीरीज़ को खत्म करेंगे और एनसीईआरटी के माध्यम से हम अपने बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।